नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेश कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलॉसफ़ी, मेरठ कॉलेज मेरठ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कैटेगरिकल सिलोजिज़्म या निरपेक्ष न्याय वाक्य के वैधता के लिए जो 6 नियम होते हैं, 6 रूल्स होते हैं, वो कौन से हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं, क्या हैं, उस पर हम आज बातचीत करेंगे आपसे। कैटेगरिकल सिलोजिज़्म आप जानते हैं कि जिसमें 2 प्रेमाइसेज होते हैं और एक कंक्लूजन होता है। प्रेमाइसेज और कंक्लूजन के में कंक्लूजन के लिए प्रेमाइस जब एविडेंस देता है तो वो आर्गूमेंट वैलिड होती है। कौन सी आर्गूमेंट वैलिड होगी, क्या क्या रूल होंगे, इसको हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। 6 रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है किसी कैटेगरिकल सिलोजिज्म को वैलिड होने के लिए। तो आज हम एक एक रूल पर डिस्कस करेंगे और कोई जो कैटेगरिकल सिलोजिज्म किसी रूल को वायलेट करता है या उसका पालन नहीं करता है तो आर्गूमेंट इनवैलिड हो जाती है। लेकिन इनवैलिड होने पर फैलिसी कौन सी होती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप पीपीटी में देख सकते हैं रूल नंबर 1 जो है, किसी भी कैटेगरिकल प्रोपोजिशन सिलोजिज्म में को वैलिड होने के लिए उसमें केवल 3 टर्म्स होने चाहिए। आप जानते हैं कि 3 टर्म्स होने चाहिए। उस हर टर्म्स का 2 बार यूज़ होता है, मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडिल टर्म। हर टर्म का 2 बार यूज़ होता है। तो रूल नंबर 1 ये है कि एग्जैक्टली 3 कैटेगरिकल टर्म होने चाहिए, केवल और केवल 3 ही टर्म होने चाहिए। और साथ ही साथ हर बार 2 बार जब उसका यूज़ हो तो हर बार उसकी मीनिंग, उसका सेंस सेम होना चाहिए। इस एग्जाम्पल को देखिए, अगर कोई कैटेगरिकल सिलोजिज्म इस रूल को फॉलो नहीं करता है तो उसमें अ फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन आ जाता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ऑल लवर्स आर लॉयल, गॉड इज़ लव, देयरफॉर गॉड इज़ लॉयल। यहाँ आप देख सकते हैं कि लवर्स एक टर्म है, लॉयल दूसरा टर्म है, गॉड एक टर्म है, लव एक टर्म है। तो इस प्रकार से 4 टर्म कुल यूज हो जा रहा है, जबकि रूल नंबर 1 ये कहता है कि केवल 3 टर्म होने चाहिए। तो जब 4 टर्म हो जाएंगे तो फैलेसी हो जाएगी, फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन की। अब दूसरे रूल पर आते हैं। दूसरा रूल ये है, रूल नंबर 2, और डिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म। किसी भी कैटेगरिकल प्रोपोजिशन का, कैटेगरिकल सिलोजिज्म का जो मिडिल टर्म होता है वो एटलीस्ट 1 टाइम, कम से कम एक बार अपने प्रेमाइसेज में ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर कोई किसी कैटेगरिकल सिलोजिज्म में वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है तो उसमें वो सिलोजिज्म इनवैलिड हो जाएगा और उसमें फैलेसी आ जाएगी, द फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल, अव्याप्त मध्यम पद का दोष आ जाएगा उसमें। इसका उदाहरण देखिए, ऑल डॉग्स आर फर्री एनिमल, सम फर्री एनिमल आर कैट्स, देयरफॉर डॉग्स आर कैट्स। इसमें आप देखिए कि पहला जो आपका प्रेमाइस है वो है ए प्रोपोजिशन। ए प्रोपोजिशन में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट केवल डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो इसमें पहले प्रोपोजिशन में एनिमल अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरे प्रोपोजिशन में आइए, सम फर्री एनिमल्स आर कैट्स, ये आई प्रोपोजिशन है। आई प्रोपोजिशन में कोई टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। तो एनिमल जो हमारा मिडिल टर्म है इसमें, वह प्रेमाइसेज में अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर ये आर्गूमेंट इनवैलिड हो जाएगी और इसमें द फैलेसी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म, अव्याप्त मध्यम पद का दोष हो जाएगा। अब तीसरे रूल पर आते हैं। इफ अ टर्म इज, रूल 3, इफ अ टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन इट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रेमाइसेस। कोई टर्म जो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है उसे आधार वाक्यों में, प्रेमाइसेज में डिस्ट्रीब्यूट होना ज़रूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप,
all Protestants are Christians, no Catholics are Protestant, therefore no Catholic are Christian। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कंक्लूजन जो हमारा ई प्रोपोजिशन है, ई प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसमें कैथोलिक और क्रिश्चियन दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस आर्गुमेंट को वैलिड होने के लिए कैथोलिक और क्रिश्चियन दोनों टर्म्स को प्रेमाइसेज में डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो आप पहला जो प्रेमाइस है वो है ऑल प्रोटेस्टेंट आर क्रिश्चियन, ए प्रेमाइस है, ए प्रेमाइस में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसमें प्रोटेस्टेंट टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ, लेकिन क्रिश्चियन टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ। दूसरा जो आप हमारा प्रेमाइस है वो है ई प्रेमाइस, नो कैथोलिक्स आर प्रोटेस्टेंट। इसमें कैथोलिक ई में दोनों टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो कैथोलिक भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्रोटेस्टेंट भी। लेकिन इस रूप में आप देख सकते हैं कि क्रिश्चियन जो टर्म है वो कंक्लूजन में तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट वो आपके प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसलिए इसमें ये जो सिलोजिज्म है ये इनवैलिड है। अब इसमें फैलेसी जो होती है वो 3 प्रकार की फैलेसी हो सकती है, 2 प्रकार की फैलेसी हो सकती है, क्योंकि कंक्लूजन में मेजर टर्म होगा, माइनर टर्म होगा। तो यदि कंक्लूजन में मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो मेजर टर्म प्रेमाइस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो फैलेसी ऑफ इलिसिट मेजर टर्म यानी अनियमित मुख्य पद दोष हो जाएगा। और यदि कंक्लूजन में माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो माइनर टर्म प्रेमाइसेज में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो वो फैलेसी ऑफ इलिसिट माइनर टर्म यानी अनियमित मुख्य पद दोष हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, इसको जानना चाहिए हम लोगों को। रूल नंबर 4, अ वैलिड सिलोजिज्म कांट हैव 2 नेगेटिव प्रेमाइस। ये बहुत आसान है इसको याद करना कि किसी भी कैटेगरिकल सिलोजिज्म के वैलिड होने के लिए दोनों आधार वाक्य कभी भी 2 प्रेमाइसेज कभी भी निगेटिव नहीं होते हैं। 2 प्रेमाइसेज से कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, नो इडियट्स इज रेशनल, जय इज नॉट एन इडियट, देयरफॉर जय इज रेशनल। इसमें आप देखिए कि दोनों जो हमारे प्रेमाइस हैं वो दोनों प्रेमाइस हमारे निगेटिव हैं, इसलिए इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल सकता निगेटिव प्रेमाइसिस से। तो जब ऐसा रूल नंबर 4 वायलेट होता है तो उसकी फैलेसी को द फैलेसी ऑफ एक्सक्लूसिव प्रेमाइस कहते हैं। तो इस रूप में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा इस एग्जाम्पल में, और अगर कंक्लूजन निकालते हैं आप तो वो आर्गूमेंट इनवैलिड हो जाएगी, यानी 2 नेगेटिव प्रेमाइसेस से कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाता। रूल नंबर 5, द कंक्लूजन ऑफ अ सिलोजिज्म मस्ट बी नेगेटिव इफ आइदर प्रेमाइस इज नेगेटिव। यदि कोई भी प्रेमाइस आधार वाक्य नकारात्मक है, निगेटिव है, यानी ई है या ओ है, तो उसका कंक्लूजन भी ई या ओ ही होना चाहिए। मीन्स अगर कोई भी एक प्रेमाइस निगेटिव है तो कंक्लूजन भी निगेटिव ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फैलेसी ऑफ ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ निगेटिव प्रेमाइस, यानी अगर हम नकारात्मक आधार वाक्य से सकारात्मक निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें ये फैलेसी आ जाती है, फैलेसी ऑफ ड्राइंग एन अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रेमाइस। रूल नंबर 6, नो पार्टिकुलर कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 2 यूनिवर्सल प्रोपोजिशन। यानी अगर किसी प्रेमाइस का, किसी सिलोजिज्म के दोनों प्रेमाइसेस यूनिवर्सल हैं तो उसका कंक्लूजन भी यूनिवर्सल ही होना चाहिए। अगर उसका कंक्लूजन उसका प्रेमाइसेस अगर दोनों प्रेमाइसेस
यूनिवर्सल हैं, सर्वव्यापी हैं, और हम कंक्लूज़न नेगेटिव निकालेंगे, नकारात्मक निकालते हैं, अगर हम कंक्लूज़न ए या आई या ओ निकालते हैं, पार्टिकुलर निकालते हैं, तो वो सिलोजिज्म इनवैलिड हो जाएगा। तो इस रूप में आप देख सकते हैं। तो ये जो जब कभी हम यूनिवर्सल प्रेमाइसेस से पार्टिकुलर कंक्लूजन निकालते हैं तो उसमें एग्जिस्टेंशियल फैलेसी मानी जाती है। एग्जिस्टेंशियल फैलेसी जैसे देख सकते हैं आप, मैंने नीचे लिखा भी है एग्जाम्पल में, ऑल एम आर पी, ऑल एस आर एम, देयरफॉर सम एस आर पी। अगर आप ऐसा कंक्लूजन कोई निकालते हैं तो वो उसमें एग्जिस्टेंशियल फैलेसी आ जाती है। तो इस रूप में जब भी हम सिलोजिज्म की वैलिडिटी चेक करें तो 6 रूल को याद रखना ज़रूरी है। 6 रूल में रूल नंबर 1 है कि केवल और केवल 3 टर्म्स होने चाहिए और उनकी टर्म्स की मीनिंग भी सेम होनी चाहिए जब वो 2 बार यूज़ हों तो। रूल नंबर 2 है कि मिडिल टर्म एटलीस्ट 1 टाइम ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। रूल नंबर 3 आपका कि जो टर्म कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूट हो उस टर्म को प्रेमाइसेज में ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। रूल नंबर 4 है कि किसी भी वैलिड सिलोजिज्म में के दोनों प्रेमाइसेज, दोनों आधार वाक्य निगेटिव नहीं होने चाहिए। रूल नंबर 5 है कि अगर एक भी प्रेमाइस आपका निगेटिव है तो कंक्लूजन भी आपका निगेटिव ही होना चाहिए। रूल नंबर 6 है कि दो यूनिवर्सल प्रेमाइसेज से कभी भी पार्टिकुलर कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप इसे याद रखें। थैंक यू।